हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के बारे में। पूरी डिटेल से जानेंगे हम लोग इसमें रिफ्रैक्टरी की प्रॉपर्टीज़ क्या है और ब्लास्ट फर्नेस के अलग अलग पोर्शन में कौन सी रिफ्रैक्टरी चाहिए, वहाँ पे रिफ्रैक्टरी की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस रिफ्रैक्टरी का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस का जो कैंपेन लाइफ है, मतलब जब हम एक बार ब्लोइंग इन करते हैं वहाँ से लेकर जो फाइनल शट डाउन होता है ना, फर्नेस का कैपिटल रिपेयर जिसको बोलते हैं, वहाँ तक का जो टाइमिंग होता है उसको बोलते हैं कैंपेन लाइफ, जो जनरली 5 से 7 साल कम से कम होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है, 5-7 साल तक होना ही चाहिए, तभी जाके वहाँ से आप अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग पे। अगर लाइनिंग अच्छी होगी तो उसका कैंपेन लाइफ ज़्यादा होगा, लाइनिंग ख़राब हुई तो आपको फर्नेस बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले क्या करते थे ना, ब्लास्ट फर्नेस में ज़्यादातर केवल फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। मतलब हर्थ से लेकर पूरे स्टैक रीजन तक ज़्यादातर फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी के समय चेंज हो चुका है, पूरा फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी नई रिफ्रैक्टरीज आ गई हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कौन कौन सा कंडीशंस होता है जो लाइनिंग को इफेक्ट करता है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अटैक, क्योंकि जनरली ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पूरा CO रहता है, वो इफेक्ट करता है लाइनिंग को। उसके बाद एल्कली वेपर्स, जो आपका कोक के अंदर एल्कली वेपर्स होते हैं, ठीक है। फिर स्लैग है, उसके बाद वोलाटाइल मैटर्स है। फिर जो सॉलिड चार्ज आप करते हो वो एब्रेशन करता है, वियर करता है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को। फिर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, कई पोर्शन में तो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। फिर जो मोल्टन मेटल है वो भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद जो फर्नेस का ऑपरेशन और डिज़ाइन है वहाँ पे भी रिफ्रैक्टरी का डैमेज होता है। ठीक है, तो ये सारी कॉजेज़ हैं रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को ख़राब करने का। ठीक है, इन्हीं से हमको रिफ्रैक्टरी को बचा के रखना है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल देखो, जनरली वो मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर में विथ स्टैंड कर सके। हाई टेम्परेचर में विथ स्टैंड कर सके का मतलब है अपना जो फिज़िकल जो शेप है और उसका जो केमिकल आइडेंटिटी है वो बना के रख सके, मतलब किसी से रिएक्शन ना करे, उसका जो शेप और साइज़ है वो हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर सके। ठीक है, जनरली रिफ्रैक्टरी मटेरियल हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी की अच्छी रिफ्रैक्टरी के देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला तो हाई टेम्परेचर में वो सहन कर सके, हाई टेम्परेचर में भी स्टैंड कर सके। जो भी मोल्टन मेटल है, गैस है, स्लैग वगैरह है ना, उससे रिएक्शन ना करे, है ना, उससे इरोज़न कम से कम हो, लोड सहने की क्षमता हो, लो टेम्परेचर में भी और हाई टेम्परेचर में दोनों कंडीशन में लोड सहन कर सके, मतलब स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और किसी मटेरियल से कंबाइन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन उसका किसी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे हाई टेम्परेचर में भी। ठीक है, मतलब डायमेंशन चेंज हो या शेप चेंज वगैरह ना हो हाई टेम्परेचर में जाने के बाद। क्या क्या प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है रिफ्रैक्टरी के, थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि जो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है ब्लास्ट फर्नेस में, उसको समझने के लिए आपको रिफ्रैक्टरी के बारे में भी थोड़ा जाना ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट या रिफ्रैक्ट्रीनेस। ठीक है, या इसको फ्यूज़न पॉइंट भी बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा है फ्यूज़न पॉइंट या रिफ्रैक्टिवनेस। वो जनरली रिफ्रैक्टरी का हाई होना चाहिए। वो फ्यूज़न पॉइंट या रिफ्रैक्टिवनेस वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई रिफ्रैक्टिव फ्यूज़ हो जाता है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। जैसे प्लास्टिक को आप गर्म करते हो तो थोड़ा सा पिघल जाता है ना, वैसे टाइप का भी फ्यूज़न पॉइंट होता है रिफ्रैक्टरी का, वो हाई होना चाहिए। दूसरा, साइज़ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। जब आप रिफ्रैक्टरी को हाई टेम्परेचर में हाई लोड में इस्तेमाल करो तो उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी वो बना के रखे, है ना, शेप चेंज ना हो। अगर शेप चेंज हुआ, डैमेज हो गया रिफ्रैक्टरी, तो पूरी पूरी लाइनिंग ख़राब हो जाएगी। पोरोसिटी है, पोरोसिटी मतलब आप समझ रहे हो कि कितना गैप है रिफ्रैक्टरी के बीच बीच में, है ना, पार्टिकल्स के बीच में, वो पोरोसिटी होता है। तो जो पोरोसिटी है वो डिपेंड करता है आपको कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कैसी चाहिए। अगर आपको हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए तो पोरोसिटी कम से कम होनी चाहिए। अगर लो कंडक्टिविटी चाहिए तो पोरोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पोरोसिटी मतलब ज़्यादा एयर इंट्रैपमेंट होता है, एयर ज़्यादा होता है, तो जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। उसके अलावा बल्क डेंसिटी मतलब ये पोरोसिटी कितना कम है, वो कितना डेंस है। जितना डेंसिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ अच्छा होता है, कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। फिर रिफ्रैक्टिवनेस अंडर लोड, मतलब जब हाई टेम्परेचर में प्लस लोडिंग कंडीशन में, दोनों कॉम्बिनेशन में मेटल का स्ट्रेंथ क्या है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस अंडर लोड। इसका अलग से टेस्टिंग किया जाता है कि हाई टेम्परेचर में कितना लोड सहन कर सकता है आपका रिफ्रैक्टरी, ये ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
फिर क्रीप है, क्रीप एट हाई टेम्परेचर मतलब इसका जो कोरोजन है, रिफ्रैक्टिव का भी कोरोजन होता है, जब अब केमिकल के कांटेक्ट में आता है स्लैग मेटल के तो उसमें कोरोजन होता है, इसको बोलते हैं क्रीप एट हाई टेम्परेचर, वो कम से कम होना चाहिए। फिर थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करता है आपको किस फर्नेस में आप इस्तेमाल करना चाहते हो। कहीं किसी फर्नेस में आपको थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे रीजनरेटिव हो गया, उसके अलावा आपका स्टोव वगैरह हो गया, वहाँ पे हमको हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। और कहीं जगह पे ऐसा होता है कि थर्मल इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम चाहते हैं कि हीट अंदर ही रहे, फर्नेस के अंदर बाहर ना जाए, उस कंडीशन में कम चाहिए होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। जनरली पोरोसिटी पे डिपेंड करता है, हाई पोरोसिटी मतलब लो थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, और उसके वाइस वर्सा। अब देखो रिफ्रैक्ट्री जो है ना 3 टाइप का होता है, एसिड रिफ्रैक्ट्री, न्यूट्रल और बेसिक रिफ्रैक्ट्री। तो एसिड रिफ्रैक्ट्री का एग्जांपल आपका सिलिका, जिरकोनिया है। न्यूट्रल में आपका कार्बन ग्रेफाइट रिफ्रैक्ट्री है, क्रोमाइट है, ठीक है। बेसिक रिफ्रैक्ट्री में आपका मैग्नीशिया है, डोलोमाइट, क्रोमाइट है, ये सब होता है, ठीक है। तो कौन सी रिफ्रैक्ट्री इस्तेमाल करनी है फर्नेस में, वो डिपेंड करता है कि स्लैग का नेचर क्या है। जैसे स्लैग अगर एसिडिक बन रहा है फर्नेस के अंदर तो आपको रिफ्रैक्ट्री भी एसिडिक ही लगानी पड़ेगी। अगर बेसिक स्लैग बन रहा है तो बेसिक रिफ्रैक्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि अलग टाइप की रिफ्रैक्ट्री लगाओगे तो पूरा इरोजन हो जाएगा, दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, स्लैग और रिफ्रैक्ट्री के बीच, और पूरा रिफ्रैक्ट्री ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आते हैं ब्लास्ट फर्नेस की रिफ्रैक्ट्री में, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस को रिफ्रैक्ट्री के रिस्पेक्ट में ना हम ब्लास्ट फर्नेस को 3 जोन में डिवाइड करते हैं। ऊपरी पोर्शन को बोलते हैं स्टैक रीजन, मतलब 2 ईयर के थोड़ा सा ऊपर से लेके पूरा टॉप पोर्शन तक को, ऊपर को हम बोलते हैं स्टैक रीजन, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर्स के ऊपर से लेकर के जस्ट हर्थ तक को बोलते हैं बोस रीजन, और उसके बाद नीचे को बोलते हैं हर्थ रीजन, जहाँ पे मेटल और स्लैग जमा होता है। अब तीनों पोर्शन में देखो अलग अलग कंडीशन होते हैं। जैसे स्टैक में गिर अगर हम देखोगे तो टॉप पोर्शन में क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो ऊपर में रिफ्रैक्ट्रीनेस की ज़रूरत कम है, लेकिन एब्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सॉलिड रॉ मेटल ऊपर से डालते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टैक में हम नीचे आते जाते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और स्लैग और मेटल बनना चालू होता है ना, और CO का कंटेंट भी, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे बढ़ता है, ठीक है। तो वैसा कंडीशन को सस्टेन करना चाहिए रिफ्रैक्ट्री। उसके बाद बोश रीजन में अगर आ पाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, स्लैग और मेटल भी बहुत ज़्यादा होता है ना, एल्कली वेपर भी बनते हैं यहाँ पे बोश रीजन में। और हर्थ में अगर आप बात करें तो हर्थ में क्या होता है, स्लैग और मेटल जमा होते हैं, है ना, वहाँ पे हमको थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग पोर्शन में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो चलिए उसी को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैक लाइनिंग में। तो स्टैक लाइनिंग मतलब ऊपरी ऊपरी जो पोर्शन से लेकर नीचे बोझ तक का रीजन। तो स्टैक लाइनिंग में क्या होता है ना, ज़्यादातर हम हाई ड्यूटी फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 35 से 40% एलुमिना होता है। जनरली जो टॉप पोर्शन में जो हम इस्तेमाल करते हैं ना एलुमिना, स्टैक के टॉप पोर्शन में वहाँ पे एलुमिना कितना होता है, 35 से 40% होता है फायर ब्रिक्स में। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, स्टैक का नीचे पोर्शन और बोस के ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पे 50 से 60% जो एलुमिना होता है वैसा फायर ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एलुमिना का जो है हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं स्टैक के सबसे टॉप पोर्शन में ना, जहाँ पे चार्जिंग सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे हम स्टील आर्मर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका स्टील आर्मर है, ये वाला क्या है, स्टील आर्मर, ये टॉप पोर्शन में लगा होता है। स्टील आर्मर क्या करता है, जब हम सॉलिड चार्ज को डालते हैं ना, तो जो एब्रेशन है, जो इम्पैक्ट के कारण जो एब्रेशन और वियर जो होने वाला है, उसको रोकने के लिए हम ऐसे स्टील आर्मर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्ट्री अगर डालोगे तो रिफ्रैक्ट्री इम्पैक्ट लोड के कारण डैमेज हो सकता है ना। तो ये स्टील आर्मर आप ज़्यादा बड़ा नहीं डाल सकते, ज़्यादा हाइट का, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता है, तो इससे ये ऑक्सीडाइज होने का चांसेस है। इसलिए केवल टॉप पोर्शन में आप लगा सकते हो स्टील आर्मर, ठीक है। और ये आपका फायर ब्रिक्स है, ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये फायर ब्रिक्स है, इसी को क्या किया जाता है, पूरी लाइनिंग दिया जाता है। अब एक और चीज़ क्या होता है ना, वाटर कूल्ड होता है। आप सबको पता होगा कि ब्लास्ट फर्नेस पूरा बाहर से क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है, ठीक है। इसके बाहर वाटर का कूलिंग अरेंजमेंट होता है पूरा। तो जो रिफ्रैक्ट्री जो लगी होती है उसके साथ उसको लगाया जाता है कि कूलिंग भी होना चाहिए, साथ ही साथ रिफ्रैक्ट्री भी लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए रिफ्रैक्ट्री की। अगर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तभी वो अंदर के हीट को आसानी से बाहर देगा, है ना। मतलब फर्नेस को ठंडा करने का काम नहीं करेगा, बट रिफ्रैक्ट्री से डैमेज नहीं होगी। अगर कंडक्टिविटी अच्छी होगी, उसका कूलिंग होता रहेगा ना रिफ्रैक्ट्री का, तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा। अगर आप कूलिंग नहीं दोगे तो रिफ्रैक्ट्री बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैक लाइनिंग के बारे में हो गया। स्टैक लाइनिंग वही है, हाई
एलुमिना ब्रिक्स का हाई ड्यूटी एलुमिना ब्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे पोर्शन में आ जाओ हर्थ लाइनिंग में। अब हर्थ में आपको देखिए क्या होता है इम्पोर्टेंट, हर्थ पोर्शन में ज़्यादातर क्या होता है, स्लैग और मेटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा खतरा होता है वो ब्रेकआउट का होता है। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, कहीं से रिफ्रैक्टिव डैमेज हो गया और वाटर जो बाहर फ्लो कर रहा है कूलिंग के लिए वो अंदर आ गया, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, है ना। तो ये सबसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर वाटर डायरेक्टली स्लैग या मेटल के कांटेक्ट में आ गया तो वहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा है, वो एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट से आपको बचाना है। क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए इस पोर्शन में आपको, एक तो ब्रेकआउट ना हो, ब्रेकआउट के लिए इरोजन ना हो जल्दी। ठीक है, वो स्लैग और मेटल से रिएक्शन ना करे। ठीक है, उसके अलावा क्या, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको अच्छी चाहिए, क्योंकि हर पोर्शन में वाटर कूल्ड है, तो जो हीट है कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो लाइनिंग ख़राब नहीं होगी, ब्रेकआउट कम होगा, है ना। ये सब रिक्वायरमेंट, स्लैग और मेटल का इंट्रैपमेंट नहीं होना चाहिए रिफ्रैक्ट्री के अंदर, है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कार्बन रिफ्रैक्ट्री बहुत ही अच्छा होता है, न्यूट्रल नेचर का भी है, कंडक्टिविटी भी अच्छी है। ठीक है, ब्रेकआउट भी नहीं होता है, ये सारा एडवांटेज होता है। अब जो कार्बन लाइनिंग है ना, उसको बचाने के लिए एक और चीज़ करते हैं, ऊपर में बैकअप लाइनिंग देते हैं आपका एलुमिना ब्रिक्स का। जो एलुमिना ब्रिक्स है ऊपर में देखो, यहाँ पे 2-3 लेयर का जो क्या लग रहा है, एलुमिना ब्रिक्स कार्बन के नीचे, वो क्या करता है, कार्बन ब्लॉक को बचा के रखता है। ठीक है, तो बैकअप लाइनिंग भी दिया जाता है। अब ये जो वॉल है, ये आपका वॉल है, हर्थ वॉल है, तो हर्थ वॉल में भी जनरली कार्बन रिफ्रैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बैकअप के लिए भी हम जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एलुमिना ब्रिक्स या फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं बैकअप लाइनिंग के लिए, ताकि ये इसको बैकअप प्रोवाइड कर सके, डायरेक्टली मतलब उसके कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हर्थ लाइनिंग में। और हर्थ लाइनिंग में एक और चीज़ करते हैं कि कई जगह क्या करते हैं, ये जो लाइनिंग हर्थ है ना, इसके ऊपर एक ग्रेफाइट का फेसिंग देते हैं, मतलब ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट का पेस्ट वगैरह बना के क्या करते हैं, उसका फेसिंग देते हैं सामने में। फेसिंग देने से क्या होता है ना, अब जो मोल्टन मेटल वगैरह है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके आता है, ग्रेफाइट के कांटेक्ट में आता है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड थर्मल कंडक्टिव होता है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो वो हीट ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से करता है, कूलिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है उससे। ठीक है, इससे एक और फ़ायदा क्या होता है, ग्रेफाइट अगर फेसिंग में लगाओगे तो जो रिफ्रैक्ट्री का जो इरोज़न है वो कम हो जाता है। स्लैग और मेटल का जब फ्लो अंदर में क्या होता है, स्लैग और मेटल के अंदर क्या है, जो आपका रिफ्रैक्ट्री है वो नहीं जानी चाहिए। अगर आपका एलुमिना ब्रिक्स हो गया या फायर ब्रिक्स हो गया और डायरेक्टली अगर टूटता है तो रिफ्रैक्ट्री किस में जाएगी, मेटल में जाएगी सीधी, मतलब उसमें इंट्रैपमेंट आएगा। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम ग्रेफाइट का भी कोटिंग देते हैं, फेसिंग देते हैं। उससे क्या होता है, ग्रेफाइट उतना जल्दी इरोड नहीं होता है। ठीक है, अगर इरोड हो भी गया तो ग्रेफाइट पिग आयरन की क्वालिटी के लिए उतना ख़राब नहीं है, लेकिन एलुमिना अगर चला गया, है ना, फायर ब्रिक्स अगर चला गया तो वो ज़्यादा क्वालिटी को ख़राब कर सकता है मेटल की। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बोश लाइनिंग। ठीक है, बोश पोर्शन में लाइनिंग क्या है। अब देखो, बोश पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और स्लैग और मेटल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है ना। ट्यूयर के पास आप लोग जानते हो कि ट्यूयर में फ्लेम बनता है, फ्लेम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, एल्कली वेपर बनता है, वोलेटाइल प्रोडक्ट जो है वहाँ पे वेपराइज होकर बाहर निकलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कंसिडर करनी होती है। ठीक है, बोश लाइनिंग में कि रिफ्रैक्ट्री में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो गुड रिफ्रैक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा क्या है, रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ मोल्टन मेटल एंड लाइमी एंड एल्कली स्लैग। तो बोश रीजन में बहुत सारा स्लैग और मेटल बनना चालू होता है। ठीक है, तो उससे क्या होना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो स्लैग से रिएक्शन कर रहा है, इरोजन हो रहा है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो बोश रीजन में जनरली हम लोग कार्बन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अभी के समय में, बहुत पहले क्या होता था, कई जगह पे अभी भी फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। 45 to 65% जो AL2O3 वाला जो फायर ब्रिक्स है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कई जगह पे कार्बन लाइनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन लाइनिंग करके उसका फेसिंग दिया जाता है ग्रेफाइट का फेसिंग देने से कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, फिर, है ना, उसका इरोज़न जो है वो कम हो जाता है। तो आजकल ये वाला इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एक बार और बता दूँ, स्टैक लाइनिंग क्या होता है, सबसे ऊपर में स्टील आर्मर होता है, फिर उसके बाद स्टैक के हाफ पोर्शन तक आप बोल सकते हो कि हाई ड्यूटी फायर ब्रिक्स, जिसमें लगभग 45% तक एलुमिना होता है। उसके बाद जो लोअर पोर्शन होता है स्टैक का, वहाँ पे लगभग 60% तक एलुमिना होता है फायर ब्रिक्स में। ठीक है, बोस रीजन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और स्लैग वगैरह ज़्यादातर बनते हैं, तो यहाँ पे हम लोग
कार्बन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ग्रेफाइट की फेसिंग दी जाती है फ्रंट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए ताकि कूलिंग अरेंजमेंट हो, है ना। स्लैग इंट्रैपमेंट नहीं होना चाहिए, स्लैग से रिएक्शन नहीं करना चाहिए रिफ्रैक्ट्री। और हर रीजन में तो हमेशा ही कार्बन ब्लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। और जनरली जो रिफ्रैक्ट्री का जो हम डिज़ाइन करते हैं ना, वो डिज़ाइन कैसा होता है, रिफ्रैक्ट्री लॉकिंग वाला डिज़ाइन होता है। खासकर जो हर्थ का जो बॉटम पोर्शन होता है ना, जो फ्लोर वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये जो फ्लोर वाला रीजन होता है नीचे वाला, ये वाला, यहाँ पे लॉकिंग अरेंजमेंट वाला, जैसे इस डिज़ाइन का रिफ्रैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं ऐसा, है ना। इसके बगल में कौन सा ऐसे वाला रिफ्रैक्ट्री लगा रहता है ऐसा। अब ये जो गैप है, यहाँ पे एक और रिफ्रैक्ट्री आएगा ऐसे, ये एक रिफ्रैक्ट्री, 2-3 रिफ्रैक्ट्री। इससे क्या होता है ना, जॉइनिंग, जो दो रिफ्रैक्ट्री के बीच में जो जॉइंट आ रहा है, वो जॉइंट में गैप नहीं बनना चाहिए, एकदम जॉइंट एकदम पूरे इसको फिल करना चाहिए। मतलब जॉइंट में अगर गैप बनेगा तो क्या होगा, स्लैग या मेटल का इंट्रैपमेंट होगा। वो ना समय के साथ क्या करेगा, धीरे धीरे इसको ख़राब करेगा रिफ्रैक्ट्री को, और एक समय आएगा जब ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइनिंग ऐसे जब उसको बैठाते हैं ना, तो जॉइंट एकदम, जॉइंट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, एकदम जॉइनिंग बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम हमको जॉइनिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जॉइनिंग मटेरियल क्या होता है जनरली, जैसे हम घर बनाने के लिए क्या करते हैं, ईंट के बीच में सीमेंट डालते हैं ना, जॉइनिंग मटेरियल हो गया वो। अब रिफ्रैक्ट्री के अंदर आप ज़्यादा जॉइनिंग मटेरियल डालोगे ना, तो जॉइनिंग मटेरियल जल्दी इरोड होता है, जल्दी बाहर निकलता है। तो जॉइनिंग मटेरियल जितना डालोगे ना, ब्रेकआउट के चांसेस उतने ज़्यादा है। रिफ्रैक्ट्री के किसी भी पोर्शन में जॉइनिंग मटेरियल कम होना चाहिए, है। अलग से जो पेस्ट मटेरियल जो जॉइन के लिए डालते हैं वो कम डालना है आपको। जो जो रिफ्रैक्ट्री लगा रहे हो ना, उसी को इतने अच्छे से लगाओ कि जॉइनिंग जो हो रहा है, जहाँ पे जॉइन भी हो रहा है, वहाँ पे गैप जो है कम से कम बने, ठीक है। इसका ध्यान रखा जाता है रिफ्रैक्ट्री को लगाने के टाइम पे, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है, बुश लाइनिंग में जब हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन ब्रिक्स करना, तो एक और फ़ायदा क्या होता है, कंडक्टिविटी जैसे मैंने बताया कार्बन लाइनिंग की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो उसमें सिंपल कूलिंग डिज़ाइन आप दे सकते हो, जो सिंपल कूलिंग डिज़ाइन होता है ना, वो काम कर जाता है कार्बन ब्रिक्स के केस में। लेकिन वही अगर आप फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हो या ल्यूना का इस्तेमाल करते हो, तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, तो आपको बहुत कूलिंग, बहुत उसको कूलिंग अरेंजमेंट है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस केस में, ठीक है। डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कार्बन लाइनिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन लाइनिंग के क्या क्या एडवांटेज है। पहला, ओवरऑल कैंपेन लाइफ बढ़ जाता है फर्नेस का, क्योंकि इसका इरोजन वगैरह बहुत कम होता है, न्यूट्रल है, हाई रिफ्रैक्टिवनेस है, ब्रेकआउट कम होता है, ये सारी चीज़ें हैं। मिनिमम ब्रेकआउट बहुत कम होता है। कूलिंग डिज़ाइन बहुत सिंपल लगता है इसके लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म वियर होता है लाइनिंग का, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होता, है ना। क्लीन सरफेस है कांटेक्ट में, मतलब इरोजन कम होगा तो क्लीन सरफेस कांटेक्ट में आएगा। उसके अलावा जो इसका इंट्रैपमेंट है, टूट के मान लो गिरता भी है मेटल में, तो उतना इफेक्ट नहीं डालता है ये, है ना। और थिन लाइन की ज़रूरत पड़ती है जब हम कार्बन लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो मोटाई है रिफ्रैक्ट्री की वो कम लगती है, ठीक है। जैसे दीवार की मोटाई होती है ना, वैसी, है ना। कार्बन के केस में कम मोटाई का दीवार लगता है। इससे क्या होता है, ओवरऑल जो अंदर का जो वॉल्यूम है फर्नेस का, वो आपका बढ़ जाता है, यूज़फुल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी मोटी दीवार रखोगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कॉस्ट इसका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड गैसेस इन द मेटल एंड स्लैग, टैप होल रीजन एंड फॉल्टी कूलर कैन डैमेज द कार्बन लाइनिंग। मतलब टैप होल के समय में अगर जहाँ पे टैप होल हो रहा है वहाँ पे अगर फॉल्टी डैमेज हो गया, कूलर वगैरह डैमेज हो गया, कार वाटर के कांटेक्ट में आ गया, तो उससे जल्दी ख़राब हो जाता है कार्बन लाइनिंग, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है कार्बन लाइनिंग के, तो ज़्यादातर पोर्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था लेक्चर कार्बन लाइनिंग के ऊपर, सॉरी रिफ्रैक्टिव लाइनिंग के ऊपर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये जो नोट्स है मैं आपको लिंक के माध्यम से दे दूँगा, वहाँ से आप ये नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।